अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज हम लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र का एक थ्योरी को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है दोस्तों भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। इसका अपने भाषा में आप अगर समझिएगा तो इस चैप्टर का नाम यह हुआ कि जब हम भाषा को सीखते हैं, अधिगम माने सीखना, व्याकरण मतलब कानून या कायदा, उसकी भूमिका यानी उसका रोल क्या है। यानी जब हम भाषा को सीखते हैं तो उसमें व्याकरण यानी कि कायदा की क्या अहमियत है, इसी बात को इस चैप्टर में आज हम लोग दोस्तों देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें नई हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसी को दोस्तों अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट कीजिएगा तो भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका यानी कि जबान की आमोदिश में कवायद की अहमियत। जी, अधिगम का मतलब आमोदिश और भूमिका का मतलब अहमियत। जी, और व्याकरण का माना कवायद। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, भाषा परिवर्तनशील और विकासशील है। देखिए, भाषा को परिवर्तनशील क्यों कहा गया कि दोस्तों अगर भाषा में कोई एक कानून और नियम न होता तो वो परिवर्तित होता जाता, बदलता जाता। जैसे मान लीजिए कि व्याकरण एक संविधान है, एक कानून है, एक नियम है कि इससे हटकर जो बोलेगा वो दोस्तों क्या होगा, गलत होगा। अगर मान लीजिए वो नहीं होता तो भाषा 5 साल 10 साल के बाद 20 साल के बाद वो बदल जाती। तो इसीलिए भाषा क्या है, परिवर्तनशील है और विकासशील भी, यानी ये बढ़ोतरी होती रहती है। व्याकरण उसके इस विकास पर नियंत्रण का कार्य करता है। व्याकरण का काम क्या होता है कि जो वो परिवर्तित होने होती है भाषा, उसको बदलने से बचाती है। मतलब ये हुआ, एक आदमी ने यह दावा किया कि हम बहुत जानकार हैं, उसने कुछ और बोल दिया जो कि व्याकरण की दृष्टिकोण से सही नहीं है, तो व्याकरण ये बताएगा कि नहीं नहीं ये गलत है, ये सही है। तो यहां पर जो भाषा परिवर्तित हो रहा था, जो बदल रहा था, उसको किसने बचाया, किसने रोका, तो व्याकरण ने। तो वही चीज कहा जा रहा है कि व्याकरण उसके इस विकास पर नियंत्रण का कार्य करता है। किसके विकास पर, तो जो भाषा परिवर्तनशील है उसी पर। व्याकरण भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाता है। ये एक आदमी ने कहा कि हम जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग की कोई फर्क नहीं करेंगे, वो कुछ भी कुछ से कुछ लिखते जा रहा है, तो दोस्तों उसको कौन, व्याकरण बताएगा कि आप जो है ये गलत है। यानी कि अव्यवस्थित होने से भी व्याकरण ही बचाता है। अतः भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखने, उसके विकृतियों से बचाने के लिए व्याकरण की शिक्षा आवश्यक है। इसे पता ये चला कि भाषा को शुद्ध रूप में रखना यानी कि भाषा को अपने असल रूप में रखना और उसको गलत होने से बचाना, ये कौन करता है, जी व्याकरण। तो गोया कि भाषा जब जरूरी है सीखना, तो भाषा जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी है दोस्तों व्याकरण का भी सीखना। जब व्याकरण हम सीखेंगे तभी हम भाषा को बचा पाएंगे, भाषा को गलत होने से, और सही की हमें तमीज सीख पाएंगे। ये समझ गए, ये एक भूमिका था। क्या था मेरे भाई, ये भूमिका था किसके लिए, कि भाषा में व्याकरण की कितनी आवश्यकता है। अब आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। व्याकरण के बिना कोई भी भाषा शिक्षण अधूरा है। भाषा शिक्षण का मतलब क्या होता है, भाषा शिक्षण का मतलब यह होता है कि एक बच्चा कैसे सीखता है और एक बच्चा को कैसे सिखाया जाए, ये दोनों पॉइंट है। बच्चा कैसे सीखता है, बच्चे को कैसे सिखाया जाए, इसी का नाम है शिक्षण शास्त्र। और अगर वो आप हिंदी की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा हिंदी शिक्षण शास्त्र। उर्दू कैसे सीखेगा, उर्दू कैसे सिखाया जाएगा, तो उर्दू शिक्षण शास्त्र। इंग्लिश कैसे सिखाएगा, इंग्लिश कैसे सिखाया जाएगा, तो इंग्लिश शिक्षण शास्त्र। समझ रहे हैं, ईवीएस कैसे सीखेगा, ईवीएस कैसे सिखाया जाए, तो ईवीएस शिक्षण शास्त्र। जी, मैथ कैसे सीखेगा, मैथ कैसे सिखाया जाए, तो मैथ जी शिक्षण शास्त्र। तो दोस्तों यही कहा जा रहा है
कि व्याकरण के बिना कोई भी भाषा शिक्षण क्या है, अधूरा है। यानी कि भाषा शिक्षण जो है बगैर व्याकरण के वो अधूरा है, नामुकम्मल है। व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान के अभाव में शुद्ध बोलना लिखना संभव नहीं। यानी यह कहा जा रहा है कि अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो आप शुद्ध न बोल सकते हैं और शुद्ध न लिख सकते हैं। जी, विद्यार्थियों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने हेतु उनका व्याकरण के नियमों से परिचित होना आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण द्वारा ही भाषा की अशुद्धियों को पहचाना जा सकता। यानी यह कहा जा रहा है कि जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, उसको दोस्तों जो वो मानक भाषा का प्रयोग, मानक भाषा का मतलब द्वितीय भाषा, यानी जब वो द्वितीय भाषा का प्रयोग करते हैं तो जब तक उसको कहा जा रहा है कि नियमों से वो परिचित नहीं है, यानी कि कवायद नहीं जानेंगे, तो दोस्तों वो अशुद्धियों को नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए जी विद्यार्थियों को क्या करना है, जी व्याकरण को जानना बहुत ही जरूरी है। अब जानते हैं भाषा। आमतौर पर मैंने आपको भाषा बता दिया था कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। हम दोस्तों अपनी बात आप तक कैसे पहुंचा रहे हैं, तो बीच में एक माध्यम है भाषा। आप अपनी बात हम तक कैसे पहुंचाइएगा, तो बीच में एक माध्यम है भाषा। तो हम अपने विचारों को दूसरों तक जिस माध्यम से पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को जिस माध्यम से समझते हैं, इसी माध्यम का नाम, इसी कम्युनिकेशन का नाम भाषा है। इसी तरसील का नाम क्या है दोस्तों, तो भाषा है। भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए 4 कौशलों की आवश्यकता होती है। यानी अगर आप भाषा को शुद्ध तौर पर प्रयोग करते हैं तो आपको 4 कौशलों की आवश्यकता होगी। 4 कौशल कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आप इस तरह याद रख सकते हैं, L, S और R, W। ठीक है, L से होगा आपका सुनना, ये इसी तरह रहेगा। S से होगा दोस्तों स्पीकिंग यानी कि बोलना, R से रीडिंग होगा यानी कि पढ़ना, और W से राइटिंग यानी कि लिखना। तो आप ये बात समझ लें कि अगर भाषा को आपको शुद्ध रूप में प्रयोग करना है तो ये चारों कौशल आपके लिए आवश्यक है। वही कहा गया यहां पर S यानी कि L, स्पीकिंग यानी कि बोलना दोस्तों ये आपका हो जाएगा S, है ना, और पढ़ना यानी कि दोस्तों रीडिंग, और लिखना यानी कि राइटिंग। ठीक है, एक चीज यहां पे ये समझ लीजिए, ये जो 4 कौशल है ये इसी टाइप से रहेंगे, इसी क्रम से रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई लिख दे कि पहले लिखना हो, फिर पढ़ना हो, फिर बोलना हो, फिर सुनना हो, तो गलत हो जाएगा। पहले आपका सुनना होगा, फिर बोलना होगा, फिर पढ़ना होगा, फिर लिखना होगा। और एक बात ये भी समझ लीजिएगा, ये चारों आपस में अंतः संबंधित हैं। अंतः संबंधित का मतलब ये होता है कि ये चारों आपस में मरबूत हैं, मतलब ये चारों मिले जुले हुए हैं। एक आदमी पढ़ लिया, उसने कहा कि भाई भाषा के 4 कौशल है, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उसने कहा कि हम इसी के अनुसार पढ़ाएंगे। उसने पहले बच्चे को कह दिया कि सिर्फ सुनो, उसके बाद कहा कि सिर्फ बोलो, फिर कहा कि सिर्फ पढ़ो, फिर कहा कि सिर्फ लिखो। तो ये सही नहीं होगा, इसलिए कि ये चारों का विकास एक साथ होता है। ये चारों के चारों आपस में अंतः संबंधित होते हैं, यानी मिले हुए होते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि व्याकरण क्या है, वो शाखा है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियम का ज्ञान करवाता है। यानी व्याकरण इस बात को बताता है कि कोई भी भाषा शुद्ध रूप में कैसे बोला जाएगा और शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा। जैसे हम 100 बोलेंगे तो जो 100 बोलेंगे तो 100 ऐसे लिखा जाएगा, दंत 100, और जब हम श बोलेंगे तो ये तालव्य श लिखाएगा। तो ये व्याकरण बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है। ये डॉक्टर स्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। यानी ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने कहा कि व्याकरण जो है ना वो भाषा का शरीर विज्ञान है। किसने कहा है? डॉक्टर स्वीट ने। और डॉक्टर जैगर के अनुसार प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। अब यह समझिए, प्रचलित भाषा नियमों की व्याख्या ही। प्रचलित का मतलब यह होता है कि जो चीज हम प्रयोग में करते हैं, इस्तेमाल करते हैं,
उसके नियम को जानना ही दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, व्याकरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ चीजों को और देखेंगे दोस्तों। जब व्याकरण शिक्षण जो हम, चूंकि व्याकरण की अहमियत बयान हो रही है, तो व्याकरण के लिए दो विधियां काफी अहम है जी। व्याकरण शिक्षण विधियों में दो विधियां काफी अहम है। एक विधि है आपका निगमन विधि, और दोस्तों इसी को उर्दू में कहा जाता है इस्तिखराजी तरीका। यह होता है नियम से उदाहरण की तरफ। मतलब इसका यह हुआ, इसी को दोस्तों हम लिख देंगे उर्दू में उसूल से मिसाल की तरफ। मतलब आप कुछ समझो या ना समझो, आपको बगैर सोचे समझे पहले नियम याद कराया जाए, पहले रटवाया जाए। जैसे पहले हम लोग जाते थे मकतब में पढ़ने के लिए मास्टर साहब से, तो हम लोग कुछ भी नहीं, ए से लेकर जेड तक, अलिफ से लेकर या तक, कौ से लेकर ज्ञा तक एक ही सांस में पढ़ देते थे, याद है आपको। लेकिन अगर भूले भटके कभी भी मास्टर साहब ने बीच में पूछ लिया, तो फिर हम वहीं पर अटक जाते थे। हाँ, शुरू से पढ़ के वहां पर आके बता देंगे, लेकिन पता वहां पे क्या चला, हमने चीजों को समझा नहीं, हमने बगैर सोचे समझे चीजों को याद कर लिया। यही दोस्तों आपका है निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, पहले उसूल बाद में उदाहरण, पहले उसूल बाद में उदाहरण। और जो निगमन विधि है, इस विधि को कहा गया है अमनोवैज्ञानिक, इसलिए कि यह विधि जो है मनुष्य के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये दोस्तों उसके विपरीत है, यानी कि उसके उल्टा है। इसमें मनुष्य का, बच्चों का जितना भाषा विकास होना चाहिए तेजी से, उस तेजी से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यह व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। यानी दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि प्राचीनतम विधि कौन सी है, तो वह आपका निगमन विधि है, पुराने जमाने से चलता हुआ। इस विधि में पहले व्याकरण के नियम कंठस्थ करवाए जाते हैं, फिर उदाहरण देकर प्रयोग सिखाया जाता है। यानी पहले दोस्तों व्याकरण को याद करवाया जाता है, फिर उदाहरण दिया जाता है। अधिकतर विद्वान इस विधि को अमनोवैज्ञानिक व अरुचि मानते हैं। यानी अधिकतम लोग कहते हैं कि यह अमनोवैज्ञानिक विधि है या फिर अरुचिकर। अरुचिकर का मतलब इसमें बच्चे जो हैं रुचि नहीं ले पाते हैं। चलिए उसके बाद उसके बाद आपका है, इस विधि को पुस्तक विधि और सूत्र विधि भी कहा जाता है। यानी जो आपका निगमन विधि है, इसी विधि को पुस्तक विधि भी कहते हैं या फिर हम सूत्र विधि भी कहते हैं। इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर का मतलब ना मालूम से मालूम की तरफ, इसलिए कि बच्चा को कुछ पता होता ही नहीं है, वो याद करके दोस्तों ना मालूम की तरफ चलते हैं। अमूर्त से मूर्त की ओर, कठिन से सरल की ओर चला जाता है। यानी दोस्तों हमने इसमें यह जाना कि जो निगमन विधि है, जिसे कि हम लोग इस्तिखराजी तरीका कहते हैं, ये वो विधि है जिसके अंदर पहले उसूल यानी कि नियम बताया जाए, बाद में उदाहरण दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आगे दोस्तों एक और तरीका आता है व्याकरण में, जिसका है आगमन विधि। आगमन विधि जिसे कि इस्तिकराई तरीका कहते हैं, उदाहरण से नियम की ओर। इस विधि में छात्रों को पहले उदाहरण की सहायता से व्याकरण के सामान्य सिद्धांत सिखाए जाते हैं। यह छात्र केंद्रित विधि है। यानी दोस्तों जो आगमन विधि है, यह अभी का लेटेस्ट विधि है, और इसमें जो है ना बच्चे को पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में उसको नियम बताया जाता है जी। यह विधि मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पे कार्य करती है। व्याकरण शिक्षण हेतु यह विधि सर्वोत्तम विधि है। यानी अगर व्याकरण पढ़ाना हो तो उसमें यह विधि जो है सबसे बेस्ट विधि है। कौन सी विधि? तो दोस्तों आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। ठीक है। सह संबंध विधि, देखिए सह संबंध विधि का मतलब क्या होता है? इस विधि का प्रयोग शब्द शिक्षण, वर्तनी शिक्षण, उच्चारण शिक्षण आदि के समय किया जाता है। इसी को कहते हैं सह संबंध विधि। ठीक है। एक विधि है खेल विधि। खेल विधि क्या है कि इस विधि में बच्चे को खेल खेल में व्याकरण के नियम को सिखाया जाता है। जैसे देखिए, चूंकि ये कहा गया
कि एक बच्चा अपने हमजोलियों के साथ, हम जमात के साथ वार्तालाप करके जल्दी सीखता है, तो अगर हम बच्चे को ऐसे सिखाएंगे तो नहीं सीख पाएगा, लेकिन वो जल्दी से दोस्तों किस में सीख लेगा? खेल विधि में। इसीलिए देखिएगा कि खेल विधि जो है ये आपका पॉजिटिव होता है, ये आंसर बिल्कुल सही होता है। इस विधि में खेल खेल में शब्द भेद, लिंग भेद, वचन आदि व्याकरण के नियम को सहजता से सीख लेते हैं। सहजता से सीख लेने का मतलब आसानी से सीख लेते हैं। और एक विधि है प्रत्यक्ष विधि। देखिए, एक चीज होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए हमने आपको डायरेक्ट कोई बात कह दी, लेकिन हमने आपको डायरेक्ट बात नहीं कही, हमने इधर से घुमा के कुछ बातें किसी और के जरिए आप तक कहलाई, वो बात हो गई अप्रत्यक्ष। और एक हो गया प्रत्यक्ष। बच्चे जो सीखते हैं जिन चीजों का उससे उनका वास्ता पड़ता है, जिसको वो टच में लाते हैं, जिसको दोस्तों रियलिया भी कहा गया है। रियलिया रियलिटी या रियल से बना है। रियल का मतलब वो हुआ कि वो चीज जिसको वो देख सकता है, जिसको वो छू सकता है, जिसको वो टच में ला सकता है, उससे बच्चे जल्दी सीखते हैं जी, उससे वो जल्दी सीखते हैं। तो यही आपका हो गया प्रत्यक्ष विधि। बिना व्याकरण का ज्ञान करवाए भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर प्रदान करना, यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। जैसे आप देखे होंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने जाइए, वहां पर आप व्याकरण पढ़े हो या नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं, आपको कहा जाएगा कि आप बोलते चलिए। ये होता है प्रत्यक्ष विधि। मतलब बगैर व्याकरण पढ़ाए उढ़ाए डायरेक्ट प्रयोग में लाना, यही कहलाता है प्रत्यक्ष विधि। इसी को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों एक आपका होता है संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। अब समझिएगा संप्रेषण का मतलब क्या होता है। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब तरसील। मतलब जैसे हम आपसे जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम सभी लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारे जो चीजें आपसे वास्ता पड़ती है या आपकी जो चीजें वास्ता पड़ती है, इन दोनों के बीच का जो माध्यम है वही भाषा है। तो गोया की भाषा जो है एक संप्रेषण का माध्यम है, यानी कम्युनिकेशन का माध्यम है, यानी कि ये तरसील का माध्यम है। अब ये कहा जा रहा है कि संप्रेषण कौशल, कौशल का मतलब हुआ स्किल। मैंने आपको बताया था कि स्किल का मतलब होता है गुण। जैसे किसी कंटेंट को आप किसी का लिख लीजिएगा, किसी की किताब को आप चुरा लीजिएगा, किसी के चीजों को आप ये कर लीजिएगा, लेकिन उसके गुण को कभी नहीं ले पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम अपने घर में मिस्त्री बुलाते हैं, तो 4 मिस्त्री का नाम लेते हैं, लेकिन कहते हैं फला मिस्त्री जो है ना बड़ा माहिर है। माहिर क्यों बोलते हैं भाई? जबकि वो भी मिस्त्री है, ये भी मिस्त्री। हाँ, यानी उसके अंदर एक स्किल है कि 9 हुए काम को भी वो करने का क्षमता रखता है, उसको करने की कोशिश करता है। उसी को कहते हैं स्किल, उसी को कहते हैं गुण, उसी को कहते हैं दोस्तों कौशल, या फिर उसी को कहते हैं महारत। क्या कहते हैं? महारत, यानी लकीर का फकीर ना होना। तो इसमें कहा जा रहा है कि संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। यानी ये कहा जा रहा है कि जो बोलने की जो महारत है उसमें व्याकरण का क्या रोल है, बोलने की महारत में। तो दोस्तों ये कहा जा रहा है, पहला, व्याकरण बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक होता है। यानी ये कहा जा रहा है कि व्याकरण के जरिया बच्चे जो अशुद्ध शब्द बोलते हैं वो व्याकरण पढ़ने के बाद वो शुद्ध हो जाता है। तो ये दोस्तों आपका पहला इसका क्या है, महत्व है। दूसरा ये है कि व्याकरण बालकों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने में सहायक होता है। यानी स्पष्टता लाने का मतलब साफ शफाफ, यानी व्याकरण के जरिया बच्चे, अभिव्यक्ति का मतलब जो वो बोलता है, यानी जो चीजों की वो बात करता है उस चीज में दोस्तों वो स्पष्ट बोलता है। यानी एक व्यक्ति जब वो व्याकरण पढ़ लिया, एक बालक, तो वो बिल्कुल जो भी चीज बोलेगा वो बिल्कुल साफ शफाफ, स है कि श है, ये चीज आपको पता चल जाएगा व्याकरण से। व्याकरण पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रभावपूर्ण देने में सहायक होता है। यानी जो दोस्तों प्रभावपूर्ण है, जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, वो व्याकरण के जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो बिल्कुल उसको बिल्कुल टू द पॉइंट उसका उत्तर देते हैं। उसके बाद लोकोक्तियां, लोकोक्तियों का मतलब क्या होता है, जरबुल मसल। उर्दू में इसे कहते हैं जरबुल मसल। जैसे अब कहिएगा कि जरबुल मसल किसे कहते हैं दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा ना कि एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, यानी चीज एक हो, चाहने वाले बहुत से हो। जी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा,
ये दोस्तों आपके लुकुक्तियां, ये जरबुल मसल है। कोई चीज ना आए, किसी और पर क्लेम आप ठोक दीजिए, है ना। बाद मुहर्रम या हुसैन, कोई काम बीत जाए उसके बाद आप उसके लिए कहिए कि हाय तौबा हमने नहीं किया, यानी ये सब क्या है, लुकुक्तियां है, यानी कि जरबुल मसल है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि लुकुक्तियां और मुहावरा, मुहावरा तो जानते हैं कि जिसके आखिर में नून वाली जबर ना लगा हो, जैसे 9 2 11 होना, है ना, ईंट से ईंट बजाना। तो लोकुक्तियां व मुहावरों का प्रयोग भाषा को प्रभावी बनाने में सहायक होता है। यानी बच्चे अगर मुहावरा और जरबुल मसल पढ़े हुए हैं, आप देखे होंगे, आप कहीं पर बात करो नॉर्मल बात, उसमें बीच बीच में आप कुछ मुहावरा या जरबुल मसल इस्तेमाल कर दीजिएगा, तो आपकी बात जो है ना ज्यादा, जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि आपकी बात जो है ना ज्यादा मतलब ये हो जाएगी, वजन वाली हो जाएगी, लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो दोस्तों लोकोक्तियां वो मुहावरे जो हैं वो भाषा को क्या कहना बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। यह बालकों में सृजनात्मक कौशल का विकास करने में सहायक होता है। सृजनात्मक कौशल का मतलब होता है तख्लीकियत, यानी अगर एक बच्चा व्याकरण सीखे हुए रहेगा तो उसके जो संप्रेषण कौशल है इसमें सृजन का दोस्तों ये विकास करेगा। उसके बाद है यह बालकों को साधारण वार्तालाप में शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाने में सहायक होता है। यानी साधारण वार्तालाप का मतलब है कि हम जो दिनचर्या में बात करते हैं इसमें भी शुद्ध भाषा का प्रयोग जो है हमें कौन सिखाता है दोस्तों, तो व्याकरण सिखाता है। ठीक है, तो ये व्याकरण के संप्रेषण कौशल में क्या क्या भूमिका है इसको दोस्तों हम लोगों ने पढ़ाया और आपको बताया। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, आगे कुछ पॉइंट और है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला हमने देखा कि संप्रेषण कौशल के विकास में, तो संप्रेषण का मतलब हो गया बातचीत। अब उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि दोस्तों लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। लेखन कौशल का मतलब कि लिखने के विकास में, तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि लिखने का अर्थ क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी किताब को देखकर आप लिख रहे हैं तो उसको कहते हैं अनुकरण, नकल करना, वो लिखना नहीं कहलाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे कोई किताब आपने देखा, डिजिटल बोर्ड देखा, बोर्ड पर से किसी चीज को आपने उतार लिया, नकल करना, वो लिखना नहीं कहलाता है। आप बहुत अच्छी गोल गोल राइटिंग बना रहे हैं, उसको कहते हैं खुशखत तहरीर, उसे ही हिंदी में कहते हैं सुलेख, इसको भी लिखना नहीं कहते हैं। और एक होता है, एक आदमी ने बोला, आपने सुना, बगैर देखे हुए आपने लिख दिया। जैसे मान लीजिए कि मुंह जबानी जिसको लिखना कहते हैं उसको कहते हैं इमला, उसी को कहते हैं डिक्टेशन, जी उसी को कहते हैं दोस्तों श्रुत लेख। क्या कहते हैं? श्रुत लेख, उसको भी लिखना नहीं कहते हैं। 3 टाइप का लेखन बताए। एक आपका हुआ देख के आपने लिखा, क्या कहते हैं, अनुकरण, जी, या अनुलेख कहते हैं उसको दोस्तों, वो भी लिखना नहीं होगा, यानी नकल करना। दूसरा आपका हुआ सुलेख, यानी कि खुशखत तहरीर, एकदम बेहतरीन गोल गोल तहरीर, इसको भी लिखना नहीं कहते हैं। तीसरा आपका हुआ श्रुत लेख, यानी कि मुंह जबानी लिखना, जिसे आप इमला कहते हो, डिक्टेशन कहते हैं, इसे भी लिखना नहीं कहते हैं। दोस्तों लिखना कहते किसको है, तो पहले आप इसको समझ लीजिए। पेडागोजी में लिखना कहते हैं कि आप अपने विचारों को अपने ही जबान में लिखें, अपनी बात को अपने ही जबान में लिखें, वो कहलाता है लिखना। एग्जाम देने जाते हुइएगा, वहां पे लिखा रहता है कि आप उत्तर जो है अपने ही भाषा में दें। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने घरेलू भाषा में, मतलब आप अपने तौर पर उसको कैसे सजाते हैं, अपने जबान में उसका भाषा ये उत्तर दीजिए। तो वही चीज यहां पे कहा जा रहा है कि लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व है। चलिए, व्याकरण बच्चों में विभिन्न संदर्भ में शब्दों की समझ पैदा करने में सहायक है। यानी ये कह रहा है कि व्याकरण जो है अलग अलग संदर्भ में कौन से शब्द को प्रयोग करेंगे, इसकी सहायता व्याकरण से ही मिलेगी। उसके बाद व्याकरण बच्चों को मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर लेखन कौशल के विकास में सहायक है। यानी ये कहा जा रहा है कि लोकोक्तियां और जो जरबुल मसल यानी जो मुहावरा है उसका कैसे प्रयोग होगा वो व्याकरण ही बताएगा आपको। उसके बाद यह बच्चों में लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। इस सभी का दोस्तों
मतलब आप पहले समझ लीजिए, ऐसे आप इन सब चीजों को जानते ही होंगे। देखिए, सबसे पहले आप जानिए, इसमें एक लफ्ज आया संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है इसमें। सर्वनाम, सर्वनाम को कहते हैं जमीर। उसके बाद है क्रिया, क्रिया कहते हैं दोस्तों फेल को। विशेषण, विशेषण कहते हैं सिफत को। प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय कहते हैं दोस्तों लाहिका को, ठीक है, और उपसर्ग कहते हैं साबका को। तत्सम तद्भव दोस्तों, तत्सम तद्भव ये दो चीज जो है हिंदी में बहुत पूछे जाते हैं। तत्सम और तद्भव, तो तत्सम का मतलब ये होता है, जैसे उर्दू आप पढ़ेंगे तो उर्दू में अक्सर बेशतर जो आपको अल्फाज मिलेंगे वो फारसी के मिलते हैं, इसलिए कि उर्दू से पहले का जो दौर है वो फारसी का है जी। लेकिन आप जब संस्कृत हिंदी में जाइएगा तो हिंदी में अधिकतर जो आपको वर्ड मिलेंगे वो दोस्तों संस्कृत के होंगे, क्योंकि जब आर्या कौम यहां पर आई थी उनकी जबान संस्कृत ही थी। तो अगर कोई लफ्ज संस्कृत का हो और बेऐन ही उसी तरह इस्तेमाल हो जाए तो उसको कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं? तत्सम। उसके लिए कहा गया एक ट्रिक कि अगर कोई भी वर्ण, वर्ण का मतलब हर्फ है, आधा में लिखा हुआ है या उसके ऊपर रेप है तो वो तत्सम कहलाता है। जैसे देखिए हम लिखते हैं, यहां पे देखिएगा हमने लिखा सूर्य, आगे में रेप है ना, तो ये तत्सम है, यानी कि ये आपका संस्कृत का वर्ड है। इसी तरह हमने लिख दिया क्षेत्र, तरह है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने लिख दिया नेत्र, क्या हो जाएगा? ये तत्सम हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह दोस्तों आप कोई भी जो आधा वर्ण होता है वो तत्सम होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि तत्सम जो है बेऐन ही संस्कृत का वर्ड होता है। अब उसका तत्सम बदल जाए किसी दूसरे वर्ण में तो फिर वो कहलाता है तद्भव। जैसे मान लीजिए सूर्य को हम लोग बदल देते हैं किस में? सूरज में, तो सूरज बदल गया ना, तो सूरज आपका ये हो गया तद्भव। क्षेत्र दोस्तों, इसको हम लोग बदल देते हैं खेत में, कहते हैं ना कि इसका इतना क्षेत्र है तो इतना खेत है। नेत्र को अगर आप बदल दीजिए आंख में तो ये आपका हो जाएगा तद्भव नीचे वाला, और ऊपर वाला बेऐन ही संस्कृत है तो वो तत्सम है। समझ गए आप? तो तत्सम तद्भव। अब हम इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि यह, यानी कि दोस्तों ये क्या कहते हैं? व्याकरण। बच्चों में लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग में उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। कि हमें कहां कौन सा ये क्या कहते हैं सर्वनाम लगाना है, तत्सम प्रयोग करना है, तद्भव है, इसके बारे में ये दोस्तों बताता है। यह बच्चों को पढ़ी या सुनी हुई बातों को शुद्ध वर्तनी के तथा विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। यानी ये कहा जा रहा है कि व्याकरण जो है, जो चीज बच्चा सुनता है वो दोस्तों उसको कैसे लिखना है, विराम चिन्ह क्या क्या लगाना है, उसके भी विकास में ये सहायक है। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोगों ने जाना कि दोस्तों भाषा के ये क्या कहते हैं, आज के इस क्लास में हम लोगों ने जाना कि दोस्तों भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है, इसको हम लोगों ने जाना और समझने की कोशिश की। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मेन बात यह है कि इसमें दोस्तों आप जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसमें तब आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाते हैं। बाकी बताइए कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो एक मर्तबा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।